बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ऑफ अल्टरनेटिंग क्वांटिटीज। अब इसका मतलब ये है कि अल्टरनेटिंग क्वांटिटीज जैसा कि एसी करंट है, जैसा कि एसी वोल्टेज है, हम उनको किस तरह से ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें, किस तरह से हम इनको रिप्रेजेंट करते हैं। ये तरीका जिस मेथड के साथ डिस्कस किया जाता है या उनको रिप्रेजेंट जिस तरीके से किया जाता है वो हम यहाँ पर पढ़ेंगे। सबसे पहली चीज, यहाँ पर उनको रिप्रेजेंट करना साइनोसाइडल क्वांटिटीज को या अल्टरनेटिंग क्वांटिटीज को इसलिए जरूरी है ताकि हम उनकी प्रॉपर्टीज को जान सकें, ताकि हम उनकी इक्वेशंस को बना सकें, ताकि हम उनका बिहेवियर जान सकें। इसीलिए ये जरूरी है कि हम अल्टरनेटिंग क्वांटिटीज को या साइनोसाइडल क्वांटिटीज को जो कि वोल्टेज और करंट हैं उनको हम रिप्रेजेंट करें, ये जरूरी है। तो इसलिए हमने कहा कि जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे पास जो अल्टरनेटिंग क्वांटिटीज हैं या साइनोसाइडल क्वांटिटीज हैं, जो वोल्टेज और करंट हैं वो वेक्टर्स हैं, क्योंकि वोल्टेज नेगेटिव पॉजिटिव हो सकता है, वोल्टेज का डायरेक्शन होता है और साथ साथ में वोल्टेज का मैग्नीट्यूड भी होता है। तो हम कह रहे हैं कि वोल्टेज और करंट हमारे दोनों वेक्टर्स हैं, क्योंकि दोनों के पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन है। अगर वो दोनों वेक्टर्स हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि उनको रिप्रेजेंट करने का भी कोई ना कोई तरीका होगा। जिस तरीके से इन अल्टरनेटिंग क्वांटिटीज को या इन अल्टरनेटिंग साइनोसाइडल क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट किया जाता है, उस मेथड का नाम है फेजर डायग्राम, या जिस डायग्राम में उनको रिप्रेजेंट किया जाता है वो आपका फेजर डायग्राम है। अब ये कैसे है, आहिस्ता आहिस्ता हम यहाँ पर भी और इसके बाद आने वाले टॉपिक्स में आपको ये चीजें वाजे हो जाएंगी, लेकिन उनकी जो बेसिक्स हैं वो हम यहाँ पर समझ लेते हैं। दूसरी चीज ये है कि हमारे पास ये जो मेथड है इसके अंदर अगर आप देखें, ये आपके पास एक अल्टरनेटिंग क्वांटिटी है। ये आपका वोल्टेज का वेव भी हो सकता है, ये आपकी अल्टरनेटिंग करंट यानी एसी का ग्राफ या एसी का जो है ये वेव फॉर्म भी हो सकता है। अल्टरनेटिंग क्वांटिटी लफ्ज के अंदर एसी करंट भी आ जाता है, एसी वोल्टेज भी आ जाता है। तो यहाँ पर ये कुछ भी हो सकती है, एसी वोल्टेज भी हो सकता है या एसी करंट भी हो सकता है। अगर ऐसा है तो यहाँ पर अगर आप देखें, इस सेम चीज को हम इस फेजर डायग्राम के अंदर रिप्रेजेंट करेंगे। इसके अंदर हम इसको ड्रा करेंगे या इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे, शो करेंगे। किस तरह करेंगे? सबसे पहले तो आप यहाँ पर अगर आप देखें तो आपके पास अगर ऐसा कोई सर्किल है, आप कहते हैं सर्किल का ये सेंटर है और यहाँ से यहाँ तक ये जो आपके पास होगी लाइन, ये होगी 0 और यहाँ तक जब आप पहुंचेंगे तो आप कहेंगे 90। जब आपकी कोई लाइन यहाँ पर पहुंचती है तो आप कहते हैं 180। जब यहाँ पर पहुंचती है तो कोई कहते हैं 270। जब यहाँ तक पहुंचती है तो हम कहते हैं 360। ये तो हमने सर्किल की जो लाइन्स हैं या सर्किल की जो पॉइंट्स हैं वो हमने ऑलरेडी पढ़ी हुई है। सर्किल जो है वो बना होता है टोटल 360 डिग्रीज का। अगर आपको ये नंबर्स याद नहीं हो रहे तो मैंने पिछले वीडियोस के अंदर पढ़ाया था कि आप 9 का टेबल लगाते जाएं। 9 वन जा 9 यानी 90, 9 टू जा 18 यानी 180, 9 थ्री जा 27 यानी 270, 9 फोर जा 36 यानी 360। तो इस हिसाब से आप जो है वो सर्किल को 360 डिग्री के अंदर समझ लेंगे। अब यहाँ फर्ज करें कि आपके पास एक पूरा सर्किल है जो डिस्ट्रीब्यूटेड है एंगल्स में, 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री एंड 270 डिग्री, एंड यहाँ पर अगेन आएगा 360 डिग्री। वापस जहां से शुरू हुआ था 0 से, अगर वहीं पर वापस आ जाए तो वहां पर 360 डिग्री आ जाती है। अब यहाँ पर ऐसे समझेंगे कि भाई यहाँ से जब ये वेव फॉर्म शुरू हुआ था उस टाइम था 0, तो उस टाइम हमने लिखा 0। और जैसे ही ये पहुंचा अब इस पॉइंट पर, तो ये कहां पर पहुंचा है अब? 30 डिग्री पर पहुंचा है, या तो हमने कहा कि भाई ये पहुंचा है अब 30 डिग्री पर। तो यहाँ पर हमने यहाँ तक एरो लगा दिया। अगर ये वेव फॉर्म आपकी पहुंचती है यहाँ पर 90 डिग्री तक, तो ये जो आपका वेव ये ग्राफ है या जो ये एरो है ये जाएगा इस 90 तक। हम कहेंगे कि इसकी ये 90 और ये 90 बिल्कुल एक दूसरे के क्या है, आमने सामने है। तो यहाँ पर ये जो आपके पास एरो है जिसको हम कहते हैं फेजर, अब ये एरो या ये फेजर आपका शो करेगा कि आपकी जो साइनोसाइडल वेव है वो कहां पर पहुंची है। मिसाल के तौर पर अगर आपकी वेव, ये साइनोसाइडल वेव यहाँ पर पहुंचेगी और आपको कहा जाएगा कि भाई फेजर डायग्राम इसका आप निकालें या इसको फेजर डायग्राम में आप शो करें, तो ये कहां पर पहुंची है 270 पर। आप क्या करेंगे, 0 से लेकर इस 270 तक फेजर एरो लेंगे। आप कहेंगे कि भाई ये आपका
जो वोल्टेज का ग्राफ है या करंट का ग्राफ है वो 270 तक जा पहुंचा है। अगर सेम तरीके से अगर आपका पहुंचा होगा यहाँ पर, यहाँ से लेकर यहाँ पहुंचा है, तो आप देखेंगे कि बिल्कुल इसके सामने जो आपकी है वेव वो कहाँ है, वो है आपकी यहाँ पर। तो आप कहेंगे आपका जो ग्राफ की जो पॉइंट होगी या एरो होगा वो आपका यहाँ पर होगा, जहाँ पर 270 डिग्री होगा। 180 उसके बाद 270 सॉरी 210 और उसके बाद 270 उसके बाद 360। तो इस हिसाब से आप जो है इस पूरी वेव को इस सर्किल के अंदर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इस मेथड को हम फेजर डायग्राम कहते हैं। अब यहाँ पर ये जो एरो आपको शो कर रहा था कि ये साइनोसाइडल वेव कहाँ पर पहुंची है, इस एरो को हम कहते हैं फेजर। इसी वजह से आप कहेंगे कि ये जो रोटेटिंग लाइन है, जो आपकी बार बार लाइन रोटेट करेगी अलोंग द साइनोसाइडल वेव, उसको हम कॉमनली जानते हैं फेजर के नाम से। अब आप इसको एरो नहीं कहेंगे, आप इसको कहेंगे फेजर। जब आपकी साइनोसाइडल वेव 90 पर पहुंची तो फेजर भी 90 पर पहुंचा था। जब आपकी साइनोसाइडल वेव 210 डिग्री पर पहुंची थी तो फेजर भी आपका 210 डिग्री पर पहुंचा था। तो फेजर आपका इस साइनोसाइडल वेव के साथ साथ चलता जाएगा। उसके बाद दूसरी चीज ये कि ये जो आपका फेजर है, ये फेजर रोटेट करता है काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अब काउंटर क्लॉकवाइज में इसलिए क्योंकि 0 के बाद 90 इधर आएगा, 180 इधर आएगा, फिर 270 इधर, फिर 360 इधर। एंगल्स जो है वो इस तरफ से बढ़ती जाती हैं। अब आपको कैसे पता ये काउंटर क्लॉकवाइज है? क्लॉकवाइज भी हो सकता है। काउंटर क्लॉकवाइज आप कहें या आप एंटी क्लॉकवाइज कहें, बात सेम है। काउंटर क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज, काउंटर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज बातें जो है वो एक दूसरे के सेम है। अब काउंटर क्लॉकवाइज किस तरह होता है और आपका क्लॉकवाइज किस तरह होता है वो आप समझे। जो भी चीज, ये मैंने ऑलरेडी बहुत सारे लेक्चर्स पीछे समझाई हुई है, अगर आप न्यू हैं तो आप इसको समझ लें। जो भी चीज इस वॉल क्लॉक की तरह घूमे तो वो क्लॉकवाइज है। आप कहेंगे कि भाई 12 से सुई जो है या नीडल जो है 3 की तरफ आए, और 3 से जो है वो 6 की तरफ आए, 6 से 9 की तरफ, 9 से 12 की तरफ। जिस तरह वॉल क्लॉक मूव करे, अगर कोई चीज उसी तरह मूव करेगी तो आप उसको क्लॉकवाइज कहेंगे। अगर कोई चीज उसके उलट घूमे, यानी सुई जो है, नीडल जो है क्लॉक की, घड़ियाल की, वो 12 से 9 की तरफ आए, 9 से 6 की तरफ, 6 से 3 की तरफ, 3 से 12 की तरफ उल्टी चले, तो हम कहेंगे कि ये काउंटर क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है। तो ये जो फेजर डायग्राम का ये जो फेजर है, ये चलता है काउंटर क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज चलता है। ये चीज आप जहन में रख लें। अब उसके बाद हमने ये सेम चीज जो हमने यहाँ पर समझी वो लिखी है कि इट रोटेट्स इन काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन विद सेम एंगुलर वेलोसिटी एज द साइनोसाइडल क्वांटिटी। जितनी स्पीड से ये वेव चलती जाएगी उतनी स्पीड से ये आपका फेजर मूव करता रहेगा। जितना स्लो या जितना एंगुलर वेलोसिटी इसकी स्लो होगी उतना फेजर डायग्राम में फेजर भी स्लो चलेगा। जितनी साइनोसाइडल क्वांटिटी आपकी तेज चलेगी उतना ये फेजर आपका तेज चलेगा। ये चीज हमने यहां पर लिखी है। सिंपल चीजें हैं, आप थोड़ा उनको ध्यान से आसानी के साथ और स्टेप बाय स्टेप समझते जाएं तो आसानी होगी आपके साथ। अब यहाँ पर जो मैग्नीट्यूड है वो मैग्नीट्यूड है लेंथ ऑफ द फेजर वेक्टर। इस फेजर वेक्टर की हालांकि यहाँ पर तो जो लेंथ है वो सेम रहेगी, लेकिन आगे चलकर हमें पता चलेगा कैसे। लेकिन यहाँ पर यह समझ लें कि इस फेजर की जो लेंथ होगी वो हमें शो करेगी मैग्नीट्यूड को। जितना फेजर की लेंथ ज्यादा उतना हम कहेंगे कि इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है। अब ये कैसे होगा, ये हम जो है इस टॉपिक के अंदर इसको ज्यादा समझ लेंगे। उसके बाद जो यह फेज एंगल है वो डायरेक्शन ऑफ द फेज वेक्टर है। देखें यहां पर जो फेज एंगल है वो 30 है। जब आपका यहां पर पहुंचा तो फेज एंगल 90, जब यहां पर पहुंचा तो फेज एंगल 180, यहां पर पहुंचा तो फेज एंगल 270। तो फेज एंगल दरअसल शो कर रही है डायरेक्शन। डायरेक्शन कैसे कि भाई जब आपका फेजर यहाँ 90 पर था तो ये आपका वोल्टेज पॉजिटिव है, जब आपका फेजर 270 पर आ गया तो मतलब ये आपका वोल्टेज नेगेटिव है। तो यानी कि वोल्टेज पॉजिटिव और नेगेटिव है, पॉजिटिव और नेगेटिव होना एक किस्म का डायरेक्शन है। अब यहाँ पर फेज एंगल जिसने हमें बताई वो आपका फेजर वेक्टर है, यानी वो थीटा इज इक्वल ओमेगा टी के बराबर है। यहां तक दो चीजें आपकी हो गई सिंपल। अब थोड़ा रिलैक्स करें और अब आप इसको थोड़ा नए
महाज में आप लेके चलेंगे। देखिए यहाँ पर आप कंसीडर करेंगे एक लाइन जिसको हम डेनोट करेंगे ओ ए के साथ। अब आपके पास ये लाइन है जिसको हम फेजर यहाँ पर कह के आए हैं। इस लाइन को आप सिर्फ नाम देंगे, जहां से लाइन शुरू हुई है वो ओरिजिन है यानी वो ओ है। जहां पर वो लाइन आपकी फेजर की पड़ रही है उसको आप नाम देंगे ए। तो अब इस फेजर का नाम हो चुका है ओ ए। इसका जो ज्योमेट्रिकल नाम है, या इसको अगर आप ज्योमेट्री में कोई नाम देंगे या ज्योमेट्री में आप इसको अगर पहचानना चाहेंगे तो इसको ज्योमेट्रिकल नाम हो गया ए, बाकी इसको फेजर भी आप कहेंगे। तो अब आप कहेंगे कि अगर हमारे पास एक लाइन है जिसको हम कह रहे हैं ओ ए और उसको हम फेजर बी कह रहे हैं। अब यहाँ पर आप एक दूसरी चीज समझें कि ये जो ओ ए है आपकी, ये शो कर रही है या रिप्रेजेंट कर रही है डायरेक्शन ऑफ द ईएमएफ, ऑफ द वोल्टेज और ऑफ द करंट। कोई भी हो सकता है। डायरेक्शन के साथ साथ ये हमें वोल्टेज, डायरेक्शन के साथ साथ हमें ये मैग्नीट्यूड भी बताएगा। या तो वोल्टेज का बताएगा, या तो करंट का बताएगा, या तो ईएमएफ का बताएगा। बहरहाल ये आपका ओ ए लाइन वो मैग्नीट्यूड भी बताता है, ये आपका ओ ए लाइन डायरेक्शन भी बताएगा, जैसा हमने यहाँ पर लिखा वैसा ही। अब यहाँ पर आपका ये जो है ओ ए आपकी यहाँ पर भी हो सकती है। ओ ए आपकी यहाँ से निकल कर यहाँ भी आ सकती है। ओ ए आपकी यहाँ से निकल कर यहाँ भी आ सकती है। तो ओ ए जो है वो किसी भी पॉइंट पर हो सकती है अराउंड ओ। ओ के अराउंड कोई भी पॉइंट हो, वहां पर ये ओ ए वाला फेजर आ सकता है। जैसा कि आप यहाँ पर देखें, यहाँ पर भी ओ ए हो सकता है, यहां पर भी हो सकता है, यहां पर भी हो सकता है। तो फेजर डायग्राम में ओ ए किसी भी पॉइंट पर आ सकती है। ये चीज आपने जरूर यहां पर या इससे जरूर समझ ली होगी। दूसरी चीज, जब आपकी ये ओ ए बराबर हो जाती है इस लाइन के, जो कि हम नाम दे रहे हैं उसको ओ बी के, तो ये जो ओ बी लाइन है बिल्कुल आपकी इस पॉइंट के सामने है। ये आपका पीक वोल्टेज है, या आपकी ये पीक ईएमएफ है, या आपका ये पीक करंट है, मैक्सिमम वोल्टेज है। अगर ये मैक्सिमम वोल्टेज है और मैक्सिमम वोल्टेज आपका इस पॉइंट के बराबर है, तो हम कहेंगे कि ओबी जो है जब होगी तब आपका वोल्टेज मैक्सिमम होगा। सेम यहां पर देखें, जब आपकी ओ ए बराबर हो जाएगी ओ बी के, तो हम कहेंगे कि अब जो है वो मैक्सिमम वोल्टेज है। अब यहां पर आप देखें, हमने कहा कि भाई जब यहां पर है तो आपकी वोल्टेज यहां पर है 30 डिग्री पर, यानी कि कम है। जब 60 डिग्री पर तो यहां पर पहुंची, जब 90 पर तो यहां पर पहुंची। ठीक है। जब यहां पर पहुंची तो हमने कहा कि यहां पर वोल्टेज आपका मैक्सिमम है। इन द सेम वे ये आपकी लाइन या पॉइंट है बी की, इस पूरी लाइन को हम कह रहे हैं ओ बी। जब ये आपकी ओ ए वाली लाइन इस ओ बी के ऊपर पहुंच गई, तो हम कहेंगे कि अभी ये शो कर रहा है ई मैक्स या वी मैक्स। ई मैक्स का मतलब है ई एम एफ मैक्सिमम, और वी मैक्स का मतलब है वोल्टेज मैक्सिमम। अब यहां पर आप देखें कि जब आपका ओ ए ये वाला हिस्सा बराबर होता है ओ बी के, यानी ये वाला हिस्सा, तो वो शो करता है मैक्सिमम ईएमएफ या वोल्टेज। अब ओ ए जब आपका बराबर हो गया ओ बी के, ये ओ ए वाला हिस्सा और ओ बी वाला हिस्सा, जब ये यहां से निकल कर यहां पर पहुंचा, तो हमने कहा ओ ए बराबर हो गया ओ बी। उस टाइम आपका वोल्टेज जो है वो मैक्सिमम है। अगर उस टाइम वोल्टेज मैक्सिमम है, या ईएमएफ मैक्सिमम है, या वहां पर करंट मैक्सिमम है, तो सवाल यह बनता है कि ये ओ ए ओ बी तक कैसे चल कर गया। तो हम कहेंगे कि ये ओ ए जो कि पहले यहां पर था, अब ये यहाँ ओ बी तक चल के गया है। वो चल के गया है विद द हेल्प ऑफ फेजर। तो आप कहेंगे कि ओ ए फेजर मूव्स विथ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। ये जो ओ ए वाला फेजर था वो ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी के साथ मूव हुआ और कहां पर पहुंचा था, बी पर पहुंचा। क्या उसने कवर किया, बाय कवरिंग एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। और वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कौन सा था, वो थीटा था। और उसने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर करने में जितना टाइम लिया वो टाइम कितना था, टी था। इसका मतलब ये हुआ कि ये हमें बता रहा है कि थीटा बराबर है ओमेगा टी के। अब ये तो था एक सिंपल आपकी समझें कि एक्सप्लेनेशन कि भाई ये चीजें हो कैसे रही हैं।
अब हम आ रहे हैं फार्मूला की तरफ। फार्मूला में हम कहेंगे कि भाई जैसे कि हमने यहाँ पर समझा कि ओ ए बराबर हो जाता है जब बी के, तो उस टाइम आपका वोल्टेज मैक्सिमम होता है। जब आपका वोल्टेज मैक्सिमम हो रहा है तो उस टाइम जो एंगल बन रही है वो कौन सी है, थीटा है। या उस टाइम जो उसने मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कवर किया है वो भी क्या है, वो थीटा है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ओ ए इज इक्वल टू ओ बी साइन थीटा। अब यहां पर जैसे कि आपने कहा कि जो ये ओ बी वाला हिस्सा है, यहां से लेकर यहां तक जो ओ बी वाला हिस्सा है वो हमारा बराबर है किसके, वो हमारा बराबर है वी मैक्स के। यानी कि यहां से लेकर यहां तक जो हिस्सा होगा वो आपका बराबर है ई मैक्स के। तो ओ बी आपका बराबर हो गया ई मैक्स के। तो आपने जहां पर ओ बी लिखा था वहां पर आपने क्या लिखा, ई मैक्स लिखा है। तो हमने यहां पर लिख दिया ई मैक्स। उसके बाद साइन, साइन लिखा हमने। थीटा जो है हमारा वो बराबर है ओमेगा टी के। ये हमने फर्स्ट ईयर के अंदर भी फार्मूला ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि थीटा हमारा बराबर होता है ओमेगा टी के। तो जहां पर हमने थीटा लिखा वहां पर हमने उसकी जगह रिप्लेस किया ओमेगा टी को। अब ओ ए बराबर हो गया ई मैक्स साइन ओमेगा टी। अब ओ ए कैन बी एट एनी पॉइंट एट इंस्टेंटेनियस वोल्टेज ईएमएफ और करंट। जैसे मैंने आपको पहले भी समझाया, ओ ए यहां भी हो सकता है, यहां पर भी, यहां पर भी, यहां पर भी। कोई भी पॉइंट अगर आप देखें किसी भी जगह पर तो हम उसको कहते हैं इंस्टेंटेनियस पॉइंट। तो आपका जो ओ ए है वो किसी भी इंस्टेंटेनियस पॉइंट पर हो सकता है। तो यहां पर हमने कहा था कि जब आपका ओ ए यहां पर है तो उस टाइम ईएमएफ है ई, यानी स्मॉल ई। स्मॉल ई का मतलब है करंट ईएमएफ, करंट ईएमएफ या किसी भी पॉइंट पर ईएमएफ। तो हमने लिख दिया ओ ई की जगह ई इज इक्वल टू ई मैक्स साइन ओमेगा टी। अब ये आपके पास फार्मूला है ईएमएफ का अकॉर्डिंग टू अवर टेक्स्ट बुक। अब यहां पर आपने इसमें से वोल्टेज की और अल्टरनेटिंग करंट की इक्वेशंस को भी निकालना है। जैसे हमने पहले एक टॉपिक छोड़ा है उसी की इक्वेशंस यहां हमें मिलेंगी। देखिए ई जो है वो हमें बता रही है वोल्टेज को, एनी इंस्टेंटेनियस वोल्टेज। इसीलिए हमने जहां पर स्मॉल ई लिखा है वहां पर हम वी लिखेंगे। ये वी कोई भी वोल्टेज हो सकता है। उसके बाद यहाँ पर हमने ई मैक्स लिखा है, वहां पर हम वी मैक्स लिख सकते हैं, यानी मैक्सिमम वोल्टेज या पीक वोल्टेज। इसीलिए ई मैक्स की जगह हमने लिख दिया वी मैक्स और साइन ओमेगा टी हमने लिखा यहाँ पर सेम। ये आपके पास फार्मूला है वोल्टेज के लिए। दूसरा फार्मूला हमारे पास ऐसे भी है कि हम वी मैक्स को या वोल्टेज मैक्सिमम को या वोल्टेज पीक को हम जाहिर करते हैं वी नॉट से भी। इसीलिए जहां पर वी मैक्स लिखा है वहां पर आप वी नॉट लिखें तो आपके पास फार्मूला आ जाएगा वी इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। ये आपके पास फार्मूला है वोल्टेज का। अब ये फार्मूला वोल्टेज का कैसे बना आपने यहां पर देखा कंप्लीट प्रैक्टिकल वे से। इसीलिए हमने पिछले टॉपिक्स के अंदर जहां पर वोल्टेज की इक्वेशन नहीं थी वहां पर हमने इसको स्किप किया था, ताकि हम इस इक्वेशन को वहां लिखें जहां हमें यह पता चले कि ये आई कैसे। इसीलिए आपके पास ये फार्मूला वोल्टेज का यहाँ पर आ गया। अब इसी फार्मूले को आप जो है करंट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। आई को आपने लिखा यहाँ पर आई, आई नॉट साइन ओमेगा टी। जहां पर वी नॉट और आई नॉट है वो मैक्सिमम वोल्टेज और मैक्सिमम करंट है। आई होप कि आपको यहाँ तक ये जो इक्वेशंस हैं वो जरूर समझ आ चुकी, और ये भी समझ आ चुकी कि ये जो ग्राफ हैं वो किस तरह से काम कर रहे हैं। और उसके बाद हम जो है वो पढ़ने जा रहे हैं